दहेज विरोधी कानून पर आज यहां हम बड़ी बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्या वाकई गलत इस्तेमाल किया जा रहा है दहेज विरोधी कानून का, और ये जो निर्देश दिए गए हैं अब इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम कर रहे हैं बड़ी बहस। आइए इससे पहले कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, आपको सुनाते हैं दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर माजिद मेमन का क्या कहना है। ये हम शुरू से ये बात कहते चले आए हैं कि कानून अगर कोई बनाया जाता है किसी सुधार के लिए, तो जितना उसका सुधार का प्रभाव होता है उससे ज्यादा उसके दुरुपयोग का प्रभाव हो जाता है। कभी कभार जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो फिर बहुत ही गंभीरता के साथ उस कानून के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है। और हमारी उच्चतम न्यायालय ने अक्सर ये बात कही, और अभी जो कल उन्होंने जो बात कही है, जो बार बार मैं दोहराता आया हूं, वो ये कि गिरफ्तारी जो होती है किसी भी फौजदारी मामले में, वो शिक्षा के तौर पर नहीं होती, वो आरोपी को किसी तरह की पीड़ा या तकलीफ या दुख या सजा देने के तौर पर नहीं होती, वो सिर्फ तफ्तीशी कार्रवाई की मदद के लिए होती है, या सिर्फ इसलिए होती है कि अगर वो शख्स जिसने गुनाह किया है वो दोबारा गुनाह न करे या वो गुनाह को कंटिन्यू न करे, और या फिर वो इंसाफ के दायरे से बाहर हो जाए। यही कारण है जिनकी वजह से किसी को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है, वरना हिरासत में रखना या गिरफ्तार करना सजा का कोई हिस्सा नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो आइए अब इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। किरण बेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। किरण जी, बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज यूज की है कोर्ट ने, जो पुलिस के बारे में जो बातें कही हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से पुलिस बाहर नहीं निकल पा रही है, इनसेंसिटिव है, लोगों की दोस्त नहीं है, पुलिस फोर्स में करप्शन है, साथ ही साथ एरोगेंस है। लगता है किरण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रेखा जी, ये कुल मिलाकर ये पुलिस फोर्स के लिए जो ये कमेंट है जी, ये बहुत कुछ सबक लेने की जरूरत है इसमें। देखिए, पहले भी दिल्ली पुलिस जैसे एक उनका स्लोगन है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए। अगर हम दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं या और भी पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं पूरे हमारे देश के अंदर, पुलिस जो बनी हुई है एक फोर्स बनी हुई है हमारी मदद के लिए। जब कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, ये एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि शायद, स्पेशली अगर हम एक दुखियारी औरत की बात करते हैं, तो उस समय पुलिस किस तरीके से पेश आती है उस औरत के साथ, के अंदर संवेदनशीलता दिखाती है कि नहीं दिखाती, और जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है एट द सेम टाइम जो है, उसके भी कुछ अधिकार हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कानून की नजर के अंदर जो सिर्फ एक शिकायत करता है उसी के अधिकार हैं, या जो आरोपी हैं उसके भी कुछ अधिकार हैं कि नहीं। तो अगर इन सारी बातों में एक बैलेंस ड्रॉ करने के लिए, ऑलरेडी अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस एस.एन. ढींगरा रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस कैलाश गंभीर जो एक सिटिंग जज हैं, उन ऐसे जजेस जो इतनी ब्रॉड विजन रखते हैं, उन्होंने सारी बातों का बैलेंस रखते हुए, एक समन्वय बनाते हुए पहले भी हिदायत दे रखी है दिल्ली पुलिस को कि देखिए हर केस के अंदर आप जाके, आप ऐसा नहीं कि आप एक अपना डंडा मार के आप अपना 498 के तहत सिंपली बिकॉज एक बेलेबल ऑफेंस है आप उनको अरेस्ट कर लेंगे। आपको ये एक डिस्क्रिशन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वाकई के अंदर ये केस ऐसा है जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो अरेस्ट की तो बात बहुत आगे की मैं मान सकती हूं, उसके पहले तो क्या आपको एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी है कि नहीं। हर 498 के केस के अंदर दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि आप लकीर के फकीर मत बनिए। ऐसा नहीं कि हर दहेज के कंप्लेंट के अंदर जो आपके वुमेन सेल में आती है आप उसकी एफआईआर दर्ज कर दीजिए। ऐसा ये कमेंट यहां पर मैं किरण बेदी जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि पुलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। किरण जी, ये कॉलोनियल माइंडसेट से पुलिस फोर्स बाहर नहीं निकल पा रही है, बहुत ही इनसेंसिटिव है, लोगों की दोस्त नहीं है, करप्शन पुलिस फोर्स में बहुत ज्यादा है, एरोगेंस है, एक टूल के तौर पर वो इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। क्या कहेंगी आप इस पर? अगर मैं आपको दूसरा पहलू दूं तो जो आप कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है, वो काफी हद तक बहुत इंस्टेंसेस में एक्सपोज होती है। आओ एक दूसरा पहलू लें। वो दूसरा पहलू ये है कि अगर पुलिस राइट टाइम पे गिरफ्तारी ना करे, पुलिस अरेस्ट एक बचत भी है, एक जिम्मेवारी भी है, और अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को नहीं मालूम उसके राइट्स। जब 498A आया, वो मैं बताना चाह रही थी, जब 498 आया तब घरेलू हिंसा कानून 2005 का नहीं था हमारे पास। 498A पहले आया, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रिवेंशन एक्ट 2005 में आया। 498A और घरेलू हिंसा में ओवरलैप है, लेकिन घरेलू हिंसा कानून के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो हर चीज एफआईआर दर्ज कराते।
उनको जरूरी नहीं है एफआईआर दर्ज कराना। अगर घरेलू हिंसा शुरू हुई है, डाउरी की डिमांड शुरू हुई है, लड़के की पैदा करने की डिमांड शुरू हुई है, पैसे कमाई रखने की डिमांड शुरू हो गई है, माँ बाप के पास नहीं भेजना और उसके आप लिए खूब कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी डिमांड शुरू हुई, तानेबाजी, थप्पड़बाजी, गाली गलौज, तो घरेलू हिंसा कानून है। आप 498 को यूज कर रहे हो। मैंने ये देखा है कि आप बढ़ा चढ़ा के फिर 498A बनाते, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि घरेलू हिंसा कानून है, ये सिविल मैटर है। आप जा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में और आपकी मीडिएशन हो सकती है, इवन डाउरी डिमांड की भी मीडिएशन का फैसला हो सकता है। तो मैं ये कहती हूं, ये पब्लिक की भी कमी है, पुलिस की कमियां एक तरफ, पब्लिक की कमियां दूसरी तरफ। पब्लिक को जानकारी नहीं है कि एक घरेलू हिंसा कानून है। इसी अगर याद होगा, कई साल पहले मैंने आपकी कचहरी का प्रोग्राम करती थी, वो सारा घरेलू हिंसा कानून पे था और 100% इग्नोरेंस है। तो मैं ये समझती हूँ हमारा कर्तव्य बनता है पब्लिक को भी एजुकेट करना और एजुकेट होना, और पुलिस का कर्तव्य बनता है गिरफ्तारी जब करे बड़ी जिम्मेवारी से करे, क्योंकि एक जिम्मेवारी है, ये हक नहीं है, ये पावर नहीं है। गिरफ्तारी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको कोर्ट के सामने जस्टिफाई करना होगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया। लेकिन पब्लिक क्यों जाती है एफआईआर के लिए हर टाइम 498A? मैं कहती हूँ शुरू में जाए डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में और उसमें सिविल डिस्प्यूट है, पुलिस भी नहीं कहती। पुलिस जब 498A है और अगर समझाए तो, लेकिन किरण जी, ये कोर्ट की ओर से पहले भी डायरेक्शंस दिए गए थे कि आप आसानी से इतना एफआईआर दर्ज मत करिए, अब आपको रीजंस देने होंगे इसके पीछे। तो आपको लगता है कि अब जो अकाउंटेबिलिटी है पुलिस फोर्स की वो बढ़ जाएगी इसके बाद? हर केस अलग होता है, यूनिक होता है, और ड्यूटी ऑफिसर की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और एसएचओ की जिम्मेवारी बनती है कि कभी भी जब भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आए वो किस प्रकार उसको डील करे। क्या वो 498 में दर्ज करे, क्या उसको घरेलू हिंसा के लिए भेज दे, क्या वो क्राइम ब्रीच ऑफ पीस समझे, क्या करे, वो किसी एनजीओ को लिंक करे। ये बहुत समझदारी की बात होती है। यही तो काबिलियत है पुलिस की। हर चीज मशीन नहीं है, पुलिस एक कानून मशीन नहीं है, कानून लोगों की सिचुएशंस को डील करता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर का फर्ज बनता है हर बात को सुन के उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। ये नहीं अभी आया 498A, अभी गिरफ्तारी, अभी जाके सबके बैल बचे भाई सब गिरफ्तारी। नो, इट्स नॉट अ ह्यूमन, इट्स अ मशीन, इट्स ह्यूमन बीइंग्स, इट्स इमोशंस। आप संवेदनशील होते हुए गिरफ्तार आप जरूरत के अनुसार आप डील करें। गिरफ्तारी बनती है तो करनी पड़ती है, आपको रिकवरी करनी तो करनी। हर सिचुएशन की दवाई अलग अलग है। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज का हमने 498 बना दिया। पुलिस का भी कसूर है, समाज का भी कसूर है। जी चलिए आप ये जो बात कह रही है कि पुलिस का भी कसूर है, समाज का भी कसूर है, इस वक्त किरण जी मैं आपको रोकूंगी। सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर भी जी इस चर्चा में शामिल हमारे साथ हो चुकी हैं। मधु जी, जो बात यहाँ पर किरण बेदी जी कह रही हैं कि जो मिसयूज हुआ है मान लो कानून का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेवारी होती है पुलिस फोर्स की, लेकिन साथ ही साथ गलतियां लोग भी करते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस करती है और साथ में मिस्चीवियस वकील जुड़ जाते हैं और डीवियस फैमिलीज, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ब्राइबेबल पुलिस और अनस्क्रूपुलस फैमिलीज और लॉयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा गैर इस्तेमाल इस कानून का कर रहे हैं और ब्लैकमेल के तौर पे, क्योंकि उसमें उनको जो कमीशन और काट मिलता है। मेरा ये मानना है कि बहुत से 20-25 पिछले सालों में औरतों के संबंधी कानून ऐसे लाए गए जिनका तथाकथित तो मकसद है औरतों के हकों को मजबूत करना, परंतु औरतों की परिभाषा केवल बीवी के रूप में की गई है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, सास ननद के रूप में, बेटी के रूप में परिभाषा नहीं की गई और एक व्यक्ति के हक इस तरह मजबूत कर दिए। कानून ड्रैकोनियन है, कानून बहुत आसानी से मिसयूज हो जाता है, पुलिस अनस्क्रूपुलस है, आपके वकील बहुत अनस्क्रूपुलस हैं और जो भी उनको पटा ले वकील और पुलिस को, वो कुछ भी इस कानून के साथ कर सकता है। वी नीड अ कमीशन, अ टास्क फोर्स फॉर रिव्यूइंग दीज लॉज। मैं कब से मांग कर रही हूँ, जब से ये कानून आए हैं। अगर आप देखें, मेरी पूरी पुस्तक है जेलस रिफॉर्मर्स डेडली लॉज, इन कानूनों का रिव्यू करते हुए, सिर्फ 498A नहीं, एंटी डाउरी कानून इससे भी ज्यादा वाहियात और बेवकूफ है, उसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप
सिर्फ गैर इस्तेमाल ही हो सकता है। चलिए मधु जी, जो domestic याचिकाकर्ता के violence वकील हैं का वो भी act इस वक्त भी हमारे आया है, साथ हैं, उसमें जिसके भी जो बाद ये खामियां हम हैं। इतनी चर्चा कर रहे हैं आज इस मुद्दे पर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस कमेंट पर। देखिए, जहां तक मधुकेश्वर जी का एडवोकेट्स के ऊपर, लीगल फर्टर्निटी के ऊपर जो रिमार्क्स हैं, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दैट। एक्सट्रीमली अनफेयर। अगर ऐसे होता है तो सेम चीज सोशल एक्टिविस्ट पे भी अप्लाई होती है। कोई उन्हें पटा सकता है, कोई उन्हें वो कर सकता है, उनके साथ लेके एक आदमी के अगेंस्ट ऐसे वो कर सकता है प्रोटेस्ट। दीज आर अनकॉल्ड कमेंट्स और हम इसे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। एज फार एज ये जो जजमेंट है, ये बहुत ही रीजनेबल जजमेंट है। इसमें ऐसा नहीं है केवल अरेस्ट को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अरेस्ट, पुलिस को अकाउंटेबल बनाया है कि आपको अरेस्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक फाइन बैलेंस किया है, अरेस्ट क्यों अरेस्ट करना और क्यों अरेस्ट नहीं करना है। चलिए कौशल जी, इसी पर हम इसी बिंदु पर आएंगे कि इन केसेस में जब भी ये पहुंचते हैं पुलिस के पास, अदालत के पास, तो कैसे केसेस में गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये क्या कंफ्यूजन अब बढ़ेगी या फिर कम होगी सुप्रीम कोर्ट के इन ताजा निर्देशों के बाद? तो क्या दहेज कानून दानव है? जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं उसी पर आज हम कर रहे हैं ये बड़ी बहस, और आइए अब इस बहस को आगे बढ़ाएं। कौशल जी, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, गिरफ्तारी होनी चाहिए किसी केस में या नहीं होनी चाहिए, अब वो कंफ्यूजन बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, इससे गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन कम होगा मेरे अकॉर्डिंग। कोर्ट ने इसमें ऐसा नहीं किया ऑल टुगेदर गिरफ्तारी को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको गिरफ्तार करना उसके भी रीजन कोर्ट को दो, नहीं करना उसके भी रीजन आप कोर्ट को दो। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रीजंस के बेसिस पे गिरफ्तारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इससे जो है वो कम होगा। कोर्ट एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, उसके बाद एक जस्ट कंक्लूजन पे पहुंचेगा, तो ये सारा का सारा होगा। इससे कोर्ट बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अब आप देखिए इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर्स तक है, बेल के डेली 100 मैटर्स लगे होते हैं, तो एटलीस्ट वो बर्डन भी सारा का सारा कोर्ट का कम होगा। कोर्ट का टाइम बचेगा, कोर्ट और अच्छे मैटर्स पे अपना टाइम डिवोट कर सकेगा। एक हेल्दी वो एक प्रोसेस आएगा। तो ये एक केवल पुलिस को अकाउंटेबल बनाया है इसमें कोर्ट ने, और कुछ नहीं किया। पुलिस ऐसा नहीं है कि एक ऑटोमेटिकली, सिंस इट इज ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। किरण जी हमारे साथ हैं। किरण जी, अब पुलिस को ये रीजंस जस्टिफाई करने होंगे, गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, क्या ये अच्छा कदम है? ये पहले भी ऐसा ही था, शुरू से ही ऐसे है। यही कानून है, यही न्याय है, यही इंस्पेक्शंस है, यही सीनियर सुपरविजन है। हर गिरफ्तारी जस्टिफाइबल है। आप क्यों किसी को गिरफ्तार करेंगे बिना बेसिस के, जब तक आप बेईमान नहीं हैं, आप अन्याय नहीं करना चाहते। हर गिरफ्तारी एक जिम्मेवारी है, पुलिस का अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है। कई बारी तुरंत एक अरेस्ट मांगता है क्योंकि आपको एक सिचुएशन को बचाना है, और कई बारी नहीं मांगता है। अगर आपका टाइमिंग गलत है, आपकी डिसीजन गलत है, आप जिम्मेवार हैं। लेकिन आपको न्याय देना है जो आपके सामने है। अगर महिला को उस वक्त गिरफ्तारी ही न्याय है तो आपको न्याय देना है, आपको जस्टिफाई करना होगा, हिम्मत करनी होगी। मैं समझती हूँ ये ऐसी जजमेंट अब महिलाओं को दर जी किरण जी, लेकिन पुलिस क्या ऐसा करती है हर केस में? पुलिस वाले काम नहीं कर रहे। पुलिस यही प्रॉब्लम यही है ना, पहले भी कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन ही रहेगा। ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला, बल्कि ये बहाना मिल जाएगा पुलिस को, औरत के लिए, कि नहीं पुलिस, हमें तो अब आदेश है गिरफ्तारी नहीं करनी, जाओ तुम कचहरी डायरेक्टली। तो अब महिलाएं फिर एनजीओ के पास जाएंगी, फिर एक और नई मूवमेंट खड़ी हो जाएगी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। पुलिस कहेगी गिरफ्तारी इसलिए नहीं करती। यानी कि कुल मिलाकर आपको किरण जी लगता है कि प्रोसेस में और ज्यादा डिले होगा जस्टिस मिलने में महिलाओं को? बिल्कुल मेरी व्यू में ये होगा, क्योंकि जहां जरूरत है उसको एक्ट करना होगा, और जहां नहीं है तो क्यों करे पुलिस? ये सीनियर्स का काम है। सीनियर्स ऑफिसर्स किस लिए होते हैं? सीनियर्स ऑफिसर्स का यही तो काम है, देखना कि गिरफ्तारियां ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। ये सीनियर्स का काम है, ना कि एक मैथमेटिक्स थोड़ी है 2+2 4। रेखा जी,
देखिए, जैसे हम एक चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर, पुलिस के ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई है कि अपना विवेक यूज करें, अपना डिस्क्रिशन यूज करें कि फलाने केस के अंदर अरेस्ट होना लाजमी है कि नहीं। जैसे किरण जी ने कहा, मैं वहां तक उस बात को अग्री करती हूँ कि ये तो पहले से भी था, परंतु एक भेड़ चाल सी चली गई थी कि एक एफआईआर पहले तो बहुत मैकेनिकली 498 के अंदर एफआईआर जो थी वो तुरंत दर्ज हो जाती थी। उसके बाद में जब ये लगा कि भाई इस केस का, तो इस कानून का दुरुपयोग होने लगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ही गाइडलाइंस इसके अंदर इशू करे कि भाई हर केस के अंदर आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज अगर कर लेते हैं उसके बाद के अंदर आप तुरंत अरेस्ट नहीं करेंगे, डीसीपी से परमिशन लेंगे, डीसीपी इस बात की परमिशन देंगे कि अरेस्ट होना जरूरी है कि नहीं। ये सारी बातें पहले भी थी, ये बातें और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी गई हैं। पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर एक जिम्मेदारी दे दी गई कि जो आपके पास ताकत पहले ही थी आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये देखिए कि कोई भी कानून का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हाल ही के अंदर जो आजकल आपके ट्रेंड चला है लिव इन रिलेशनशिप्स का, जहां पर अक्सर लड़कियां कंप्लेन कर देती हैं कि लड़के ने मेरे साथ बलात्कार करी, रिश्ता खराब हुआ, लड़की ने कह दी कि शादी का झूठा मेरे को वो कह के कि मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, मेरे साथ शारीरिक संबंध किए और मेरे साथ बलात्कार कर दिया। तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करना पड़ा है कि आप हर केस के अंदर ऐसे आप जाके एफआईआर बलात्कार के दर्ज नहीं कर लेंगे, जबकि 376 का कानून इतना स्ट्रांग है, निर्भया कांड के बाद में भी इतना जजमेंट आई है कि भी आप तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे जहां पर भी लड़की कंप्लेन करती है। परंतु जब कोई भी चीज का दुरुपयोग होता है तो सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको इंटरवीन करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि देखिए दुरुपयोग मत करिए कोई भी चीज। चलिए, आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। दीप्तांशु जी को भी मैं जरा यहां पर शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। दीप्तांशु जी, आरोपियों का क्या डर बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा? देखिए, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस का काम पनिशमेंट देना नहीं है। बट व्हेन इस तरह के इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं, तो जिन लोगों के अरेस्ट होते हैं विदाउट बीइंग प्रूव्ड कि भाई तुमने कुछ क्राइम किया है या नहीं, उनके ऊपर तो ये बहुत बड़ा एक तरह का पनिशमेंट हो जाता है। कई लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, कई अविवाहित महिलाओं की शादियां नहीं होती हैं। तो पुलिस का काम पनिशमेंट देना तो है नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये बोलना पड़ा कि पुलिस शुड फॉलो द गाइडलाइंस। अब मधुकेश्वर जी ने बड़े अच्छे से ये समराइज किया कि जो महिला की परिभाषा है वो सिर्फ वाइफ्स की रह गई है। तो इसी में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर साल 48,000 महिलाएं जो हैं इस कानून में गिरफ्तार हो रही हैं। तो ये कहां से महिलाओं का कानून हुआ भाई? इसमें अपनी माएं हैं, बहनें हैं, और उसमें से जब 90% बाद में बरी हो जाती हैं तो द अरेस्ट बीइंग इज हैपनिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। जी रेखा जी, ये जो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो सेक्शन 41 है सीपीसी का, फैमिली इसका नुकसान है। जी, कानूनी पहलू पर भी जरा हम बात कर लें। सेक्शन 41 है जो सीपीसी का, उसको रेफर किया जाए गिरफ्तारी करते वक्त। हाँ, तो ये इसमें जो 9 पॉइंट चेकलिस्ट जो कही जा रही है, हम चाहेंगे कि थोड़ा आप उसके बारे में जानकारी दें कि क्या है चेकलिस्ट। सबसे बेसिक जो चेकलिस्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर जो ऑफेंस है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से कम हो, तो उसके अंदर आप तुरंत जो है अरेस्ट करने के लिए भागेंगे नहीं। और आप ये देखेंगे कि जैसे मेमन साहब ने भी कहा कि पुलिस जो है सजा देने के लिए नहीं है ना, सिर्फ ये देखना है कि नंबर 1 कि क्या वो जो आरोपी है इसके अंदर, जिसको आपने अरेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्या उसने पहले भी इस तरीके का काम कर रखा है, क्या गुंजाइश है उसकी कि ये वापस ये काम कर सकता है, क्या ये पुलिस की जुरिसडिक्शन से भाग सकता है, क्या ये विटनेसेस को डरा धमका सकता है, क्या ये एविडेंस को टैंपर कर सकता है, क्या ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर ऐसी सारी बातें जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगती हैं, वो एक जैसे कहते हैं कि एक आम घरेलू पति है जिसकी अपनी पत्नी के साथ कुछ अनबन हो गई है, पत्नी ने आरोप लगा दिया कि जी मेरे पति मेरे को तंग करते हैं, सताते हैं कि जी तुम गाड़ी नहीं लेके आई या तुम सोने का सेट नहीं लेके आई त्योहार के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर ये वो जो सेक्शन 41 की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल फिट होती हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत जाके अरेस्ट मत करिए, बिकॉज ही इज नॉट अ डेंजरस पर्सन, ही इज नॉट अ डेंजर टू द सोसाइटी, नॉट अ डेंजर टू द सोसाइटी एंड नॉट पोजिंग एनी थ्रेट टू द विक्टिम ऑल्सो। चलिए, आखिरी कमेंट मैं मधु जी का भी ले लूं, अब चर्चा के अंत में हम पहुंच चुके हैं। मधु जी, आपका आखिरी कमेंट। चाहूंगी एक तरफ
लगता है मधु जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कौशल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कौशल जी, आपको लगता है कि अब और इंप्रूवमेंट आएगी, जिस अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं पुलिस फोर्स में भी बढ़ेगी, और एक तरह से दारोमदार जो है वो अब मजिस्ट्रेट के पास आ गया है कि वो ये अब देखेगा कि वाकई जांच पड़ताल हुई है पुलिस की ओर से या नहीं, और फिर वो तय करेंगे। फिर देखिए, जैसे किरण बेदी जी कह रही थी कि ये प्रोसेस और लंबा हो जाएगा और महिलाओं को और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ये जजमेंट है, ये क्लियर टाइम बाउंड है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हर चीज विद इन टाइम फ्रेम करनी है। उसे 2 हफ्ते में ये बताना है कि मैं क्यों अरेस्ट करने नहीं चाहता हूँ, उसे 2 हफ्ते में ये बताना है कि अगर अरेस्ट करना तो मैं क्यों अरेस्ट करना चाहता हूँ। तो इससे एक तो ये प्रोसेस छोटा होगा। दूसरा, सबसे जो अहम चीज है इस जजमेंट की, कोर्ट ने कहा है कि ये लॉ पहले से था, अब पुलिस वाले को अगर वो अपना कोई भी वहां डिले करता है तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। इस जजमेंट को फॉलो नहीं करता है सही से तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेंट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं हाई कोर्ट में। और उसके बाद मजिस्ट्रेट भी अगर अपना जो डिसीजन में कुछ डिले करता है, कुछ सही से नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। लॉ तो बहुत पहले से हो रहा था, बट अभी जो आया है कि विद इन 3 डेज आपको एफआईआर करनी है, इस तरह के वहां पे डायरेक्शन न होने की वजह से वो जजमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। प्रोसीजर में कोई डिले नहीं होगा, ये आपका कहना है। इसी पर मैं कमेंट लूंगी। मधु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, प्रोसीजर में कोई डिले नहीं होगा, ये कह रहे हैं वकील साहब जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं कि जो बात ये उठाई जा रही है कि सही वक्त पर नहीं मिलेगा जस्टिस महिलाओं को और डिले हो जाएगा पूरे प्रोसीजर में, जो किरण जी भी बात कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मेरा अनुभव कहता है कि जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं वायलेंस के, उनको बहुत कम न्याय 498A में भी मिलता है। पुलिस इतनी आसानी से अक्यूज को अरेस्ट नहीं करती जब तक कोई दबाव ना हो पैसे का या सिफारिश का। तो ये एक तरफ जेन्युइन विक्टिम को न्याय नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ मन गढ़ंत झूठे केस काफी बड़ी मात्रा में बड़ी आसानी से बुक किए जा रहे हैं अगर आप चढ़ा दो पुलिस को। दूसरी बात, ये जो कोर्ट्स के आ रहे हैं निर्देश, ये नीजर्क रिएक्शन है इम्प्लीमेंट करने के, उसकी खामियां ढूंढने के। मेरा ये मानना है कि इन सब कानूनों को एक कॉम्प्रिहेंसिव होल के रूप में, एंटी डाउरी लॉ, 498A, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, इन तीनों को इकट्ठा आपको रिव्यू करना पड़ेगा नेशनल लेवल पे। एक कमीशन बिठानी पड़ेगी जो इसको संजीदगी से इसका मिसयूज रिव्यू करे। उसमें लॉयर्स का क्या रोल है, इररिस्पॉन्सिबल कोर्ट्स का क्या रोल है, जहां जजेस ने बहुत आसानी से बेल डिनाई कर दी। तीसरा, फैमिलीज कैसे, समाज कैसे मिसयूज कर रहा है इसका, और अंडर यूज कैसे हो रहा है कि जेन्युइन विक्टिम्स को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा। इसके लिए कमीशन बिठाने की जरूरत है, इस पे संजीदगी से ऑल इंडिया डेटा गैदर करने की जरूरत है। ये जो है कि कोर्ट ने एक दिन एक फरमान दिया, दूसरे दिन दिया। चलिए मधु जी, इसी नोट पर जो बात आप कह रही हैं, दरअसल कानून बनते हैं तो वो तो जस्टिस देने के लिए पीड़ितों को बनाए जाते हैं, लेकिन उनका मिसयूज भी होता है साथ ही साथ। तो कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस की जरूरत पड़ती है, और वही करने की कोशिश शायद इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मधु किश्वर जी हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा में, किरण बेदी जी, रेखा जी आपका, और दीप्तांशु जी आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने